डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के थर्ड यूनिट का एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, ये आप लोगों ने पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फ़िलहाल वील डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, पार्ट 3A। तो सबसे पहले इंडक्शन होता क्या है? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एक्चुअली ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक सेल्स का ग्रुप दूसरी सेल्स के ग्रुप पे कोई ऐसा असर दिखाती है जिसके द्वारा कोई नए स्ट्रक्चर्स डिफ्रेंशिएट हो जाएं। सो ये एक सेल दूसरे सेल के ऊपर किसी प्रकार का निर्देशन कर देती है और इस निर्देशन के तहत नए स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। ये इंडक्शन प्रोसेस डायरेक्ट करती है सेल्स के कुछ पार्ट्स को, जिससे कि एम्ब्रियो के अलग अलग पार्ट्स बनना पॉसिबल हो जाएं। एक एम्ब्रियो जब एडल्ट में या जब कंप्लीट एनिमल में बदलता है तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, जबकि एम्ब्रियो स्टार्ट होता है एक डिप्लॉइड सेल या जाइगोट से। इस जाइगोट के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आते हैं जब वो मॉर्यूला बनता है, और मॉर्यूला जो सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स होती है, जब उसमें कैविटी डेवलप होती है तब वो ब्लास्टुला बन जाता है। ब्लास्टुला के बाद स्टार्ट होता है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस, और गैस्ट्रुलेशन ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं, और इन मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की वजह से सेल्स अलग अलग रूप और नेचर और फंक्शन ले लेती है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन ये प्रोसेस जैसे अभी बताया ही है कि गैस्ट्रुलेशन से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, और ये गैस्ट्रुलेशन के दौरान ये ब्लास्टोमियर्स जो हैं ये डिस्प्लेस होती हैं या ये मूव करती हैं। ब्लास्टोमियर्स के मूव करने की वजह से सेल्स आपस में अलग इंटर रिलेशनशिप में आती हैं। वो सेल्स जो ब्लास्टुला में तो दूर दूर थी, गैस्ट्रुला में मूवमेंट की वजह से पास आ जाती हैं। ये जब पास आ जाती हैं तब इनके पास आने की वजह से ये एक दूसरे के साथ पॉसिबिलिटी दिखाती हैं एक्सचेंजेस की या कांटेक्ट की। ज़रूरी नहीं है सेल्स आपस में कांटेक्ट करें, लेकिन सेल्स का एक दूसरे के पास आने की वजह से ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के चांसेस बढ़ा लेती हैं, और इन्हीं इंटरेक्शन की वजह से एक वर्टेब्रेट बॉडी डेवलप करता है। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में आपको पता ही है कि किस प्रकार ब्लास्टोमियर्स माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स में बदलती हैं। माइक्रोमियर्स वो होती हैं जो छोटी होती हैं और निरंतर डिवाइड होती चली जाती हैं, जबकि मेगामियर्स बड़ी होती हैं और योग के कारण ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड नहीं हो पाती। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में जब एपिबोली होती है और एम्बोली होती है, उस दौरान प्रिजम्पटिव मीजोडर्मल सेल्स, मतलब वो सेल जो आगे जाके मीजोडर्म बनेंगी, वो सेल के मतलब इस ब्लास्टुला के अंदर की तरफ स्लाइड करती हैं। सेल्स के इस प्रकार अंदर की तरफ स्लाइड करने की वजह से पूरा ब्लास्टुला चेंज हो जाता है या ओरिएंट हो जाता है, जिससे कि अब उसकी एक डॉर्सल साइड और एक वेंट्रल साइड आ जाती है। डॉर्सल साइड में अब जो सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से आर्केंटेरॉन कैविटी को कवर्ड रखती हैं, और यहाँ पे जो सेल्स का पूरा गुच्छा है उसको हम कहते हैं रूफ ऑफ आर्केंटेरॉन। ये जो रूफ ऑफ आर्केंटेरॉन है ये एकदम एक्टोडर्म के जस्ट नीचे होती है। तो एक्टोडर्म और आर्केंटेरॉन की रूफ आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से एक इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं, और इस चैप्टर में इसी इन्फ्लुएंस की हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार आर्केंटेरॉन की रूफ पे जो सेल्स पाई जाती हैं
वो एक्टोडर्म के साथ इंटरैक्ट करती हैं और डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है और डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस आगे बढ़ता है और डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म का निर्धारित होता है। एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि जब गैस्ट्रुला स्टार्ट होता है उस दौरान एक्टोडर्म केपेबल नहीं होती किसी भी दूसरी तरह का स्ट्रक्चर बनाने के। जब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है तब एक्टोडर्म में इस प्रकार का कोई भी फिनोमिना या खासियत नहीं होती कि कोई भी स्ट्रक्चर बना पाए। लेकिन जैसे जैसे गैस्ट्रुलेशन आगे बढ़ता है और मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं वैसे वैसे इन्वेजिनेशन होता है। कुछ सेल्स अंदर की तरफ कर्ल इन करती हैं और ये सेल्स कॉडा मेसोडर्मल सेल्स होती हैं और अब ये सीधे एक्टोडर्मल सेल के नीचे आके लग जाती हैं। जैसे ही कॉडा मेसोडर्मल सेल्स एक्टोडर्मल सेल के नीचे आके लगती हैं इन्वेजिनेशन प्रोसेस की वजह से, अब ये डिफ्रेंशिएशन का एक नया सिस्टम स्टार्ट कर देती हैं और इसकी वजह से अब डॉर्सल मेसोडर्मल सेल डिफ्रेंशिएट करती हैं नोटोकॉर्ड में और प्रीकॉर्डल मेसोडर्म में और सोमाइट्स में। जबकि यही डॉर्सल मेसोडर्मल सेल्स एक्टोडर्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रेरित करती हैं न्यूरल प्लेट में। तो डॉर्सल मेसोडर्म डिफ्रेंशिएट्स इनटू नोटोकॉर्ड, प्रीकॉर्डल मेसोडर्म एंड सोमाइट्स, जबकि वो अपने ऊपर रखे हुए एक्टोडर्मल सेल्स को न्यूरल प्लेट बनाने के लिए प्रेरित करता है। वहीं पर लेटरल मेसोडर्म भी होता है। इस लेटरल मेसोडर्म के ऊपर जो एक्टोडर्म होती है वो प्रेरित की जाती है जिससे कि स्किन बन पाए। सो दिस इज़ हाउ डॉर्सल मेसोडर्मल सेल्स एक्टोडर्म के नीचे पाई जाती हैं और एक्टोडर्म में अलग अलग इन्फ्लुएंस जता करके वो या तो न्यूरल प्लेट बना पाती हैं या तो नोटोकॉर्ड या दूसरे हिस्से बना जाती हैं। इस प्रोसेस को, जिसके द्वारा डॉर्सल मेसोडर्मल सेल्स एक्टोडर्म के ऊपर अपना असर दिखा करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिफ्रेंशिएशन लाने की फिनोमिना जो कर रही हैं, इसको हम इंडक्शन कहते हैं। जो टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल्स इस प्रकार का काम करता है उसको हम इंडक्टर कहते हैं और जो ग्रुप ऑफ सेल जो इस प्रकार का रिएक्शन देती हैं उनको हम रिस्पॉन्डिंग सेल्स कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस इसलिए होता है कि सेल्स जो अभी दूर दूर थीं वो पास आ गई हैं, कांटेक्ट करें ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक इंडक्टिव इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश होता है। ये इंडक्टिव इन्फ्लुएंस एक सब्सटेंस द्वारा स्थापित होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो इंड्यूसिंग सेल्स हैं, जिन सेल्स के द्वारा ये काम हो रहा है, ये कोई सब्सटेंस एमिट करती हैं और ये सब्सटेंस जो इंडक्टर कहलाता है या इंड्यूसिंग सब्सटेंस कहलाता है, ऐसा माना जाता है कि ये एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। प्रॉबेबली ये एक प्रोटीन होता है या एक न्यूक्लियर प्रोटीन होता है और इस बड़े मॉलिक्यूल की वजह से इंडक्शन प्रोसेस पॉसिबल होता है। अब ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है, चाहे आप प्रोटीन कह रहे हो या मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, ये एक बार इंडक्टिव सेल्स से बाहर निकल के ये रिएक्टिंग सेल्स में चले जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। ये एब्जॉर्प्शन के बाद या पेनिट्रेशन के बाद अब अपना असर दिखाता है और उन रिएक्टिंग सेल को जो अभी तक एकदम लेटेंट पड़ी हुई थी या सोती हुई थी, उनको जगाने का काम करता है और इंडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो जो टिश्यू ये सारे काम कर रहा है, हम उस टिश्यू को प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स बनाने के लिए ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स को प्रेरित करता है। इस तरह के इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए गए, चिक के एम्ब्रियो को लेकर के या रैबिट के एम्ब्रियो को लेकर के या फिर एम्फीबियन एम्ब्रियो,
इन तीनों के अंदर इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए गए और साइंटिस्ट एक ही कंक्लूजन पे आए कि इंडक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है, जिसके द्वारा एक्टोडर्म या तो न्यूरल प्लेट बना देता है और एपिडर्मिस बनाता है, या तो फिर कोई दूसरे ऑर्गन बनाते हैं। और ये जो नोटोकॉर्ड है ये खुद एक सोर्स ऑफ इंडक्शन होती है एडजॉइनिंग सोमाइट्स और नेफ्रोस्टोम बनाने के लिए। ऐसा माना गया है कि इंडक्शन के द्वारा एक्टोडर्म तो खुद न्यूरल प्लेट बना रही है और वो आगे जा कर के ऑर्गन रूडिमेंट्स और सोमाइट्स और नेफ्रोस्टोम्स बना रहे हैं, जो आगे जा कर के लिम्ब बनाएंगे। लिम्ब का रूडिमेंट्स बनेंगे पहले और फिर लिम्ब में वो बदल जाएंगे। और ये जो इंडक्टिव सब्सटेंस है या इंड्यूसिंग सब्सटेंस है, ये प्रोड्यूस होता है इन सेल्स के द्वारा, जो ये सारे काम कराने के लिए इनको प्रेरित करता है। ये जो सब्सटेंस है ये बहुत अलग क्वालिटी और अलग क्वांटिटी में पाया जाता है डिफरेंट इंडक्शन प्रोसेस के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम ये प्रोसेस पूरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि इंडक्शन अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग जगह और पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि इंड्यूसिंग सब्सटेंस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है जो इन सेल से निकलता है। इस सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक प्लान ऑफ एक्शन होता है। ये सब्सटेंस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है या एक इसका स्पेसिफिक पाथ होता है या ट्रैक होता है, और जब ये अपने पाथ में ट्रैवल होकर के उन सेल्स को जाता है जहाँ पे इसको रिस्पांस दिखाना होता है, तब ये रिस्पांस दिखा करके उस पर्टिकुलर सेल के ग्रुप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बाध्य कर देता है, और इस प्रकार ये ऑर्गेनाइज़र की प्रॉपर्टी ले लेता है ना। ये जो इंड्यूसिंग सब्सटेंस है ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अलग अलग ऑर्गन में इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस पाया जाता है। कई जगह इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो ये कितना भी हो, ये डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर एरिया या वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स किस प्रकार अपना असर दिखा रही हैं, और ये असर आगे जा कर के किस प्रकार एक पूरे वर्टेब्रेट बॉडी के डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा। नाउ इस इंड्यूसिंग सब्सटेंस के बारे में जब साइंटिस्ट ने खोजा तो पता लगा कि ये इंड्यूसिंग सब्सटेंस 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंस और दूसरे का नाम होता है मीजोडर्मलाइजिंग सब्सटेंस। और ये दोनों सब्सटेंस, न्यूट्रलाइजिंग और मीजोडर्मलाइजिंग सब्सटेंस, ये एम्ब्रियो के पूरे लंबाई में या लेंथ में पाए जाते हैं। एक तरफ न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंस एम्ब्रियो के एंटीरियर एंड की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और जैसे जैसे हम पोस्टीरियर एंड में जाते हैं इसमें कमी आती जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीजोडर्मलाइजिंग सब्सटेंस पोस्टीरियर एंड में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और जैसे जैसे हम एंटीरियर तरफ जाते हैं इसमें कमी आती जाती है। अब ये जो 2 सब्सटेंसेस हैं ये किस प्रकार पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है, एक केमिकल ग्रेडियंट, जिसके द्वारा पर्टिकुलर ऑर्गन का डेवलपमेंट निर्धारित होता है या कंट्रोल्ड होता है। क्योंकि दोनों तरह के सब्सटेंसेस ऑपोजिट एंड में कम होते जाते हैं, तो इनकी अहमियत पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसी तरह से रिलेटिव होती है। अगर हम मानते हैं कि केवल न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंस को काम करना है और मीजोडर्मलाइजिंग सब्सटेंस नहीं है, तो न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंस इंड्यूस करेगा तो केवल नर्वस टिश्यू को बनाएगा, जिसके द्वारा फोरब्रेन बनेगा। जबकि अगर केवल मीजोडर्मलाइजिंग सब्सटेंस की बात होती है तो ये केवल मीजोडर्मल स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे कि सोमाइट और नोटोकॉर्ड। तो इस प्रकार ये जो न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंस और मीजोडर्मलाइजिंग सब्सटेंस है ये अपना असर एम्ब्रियो के कंप्लीट लेंथ पर दिखाते हैं और अलग अलग ग्रेडियंट स्टैब्लिश करते हैं, और इन
एस्टैब्लिश्ड ग्रेडियंट्स की वजह से एक पर्टिकुलर ऑर्गन रूडिमेंट बनने की कोशिश होती है, जो आगे जाके पूरी तरह से ऑर्गन में बदल जाता है। अब एक एक्सपेरिमेंट में, एम्फीबियन एम्ब्रियो के एक्सपेरिमेंट में डॉर्सल एक्टोडर्मल सेल्स ली गई। ये डॉर्सल एक्टोडर्मल सेल्स अपनी मिड लॉन्गिट्यूडिनल एरिया से न्यूरल प्लेट बनाता है। ये न्यूरल प्लेट कॉजा मेसोडर्मल सेल्स के जस्ट ऊपर होती है। ये जो कॉडा मेसोडर्मल सेल्स हैं, ये जैसा पहले बताया था आपको, ये बनती हैं डॉर्सल ब्लास्टोपोर सेल्स लिप ऑफ ब्लास्टुला के इन्वेजिनेशन की वजह से, और यही आगे जा कर के आर्केंटरॉन की रूफ या आर्केंटरॉन की छत बना लेती है। तो इस प्रकार ये जो डॉर्सल एक्टोडर्मल सेल्स है, ये डिफाइन करती है पूरा किस प्रकार क्या क्या चीज़ें बनेंगी। नाउ ये डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टुला नोटोकॉड और सोमाइट तो बना रही हैं। ये नोटोकॉड और सोमाइट आगे जा कर के न्यूरल प्लेट बनाती हैं एक्टोडर्म में, जबकि मीजोडर्मल एरियाज़ में ये लेटरल और वेंट्रल पार्ट्स ऑफ मेंटल बनाती हैं, और एंडोडर्मल एरिया में ये एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमन बनाती हैं। तो एक अर्ली एम्फीबियन गैस्ट्रुला में इंडक्शन कुछ इस प्रकार का होता है कि डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर डिफ्रेंशिएट करती है नोटोकॉड में, जो आगे जा कर के एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ओरिजिनली डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप सेल्स की वजह से बन रहे हैं, और वहीं से कोई ना कोई केमिकल निकला होगा और जिसने ये पूरे प्रोसेस को प्रेरित किया है, तो हम इस डॉर्सल ब्लास्टोपोर के लिप को प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र भी कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइज़र का कंसेप्ट, कि एम्ब्रियो के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र या प्रारंभिक संगठक की तरह काम करती हैं, और वो निर्देशित करती हैं दूसरी सेल्स को अलग अलग एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ बनाने के लिए। ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल पैटर्न के अंदर कुछ एरियाज़ एम्ब्रियो के एक्टिव होते हैं, कुछ उतने एक्टिव नहीं होते हैं। ये जो ज़्यादा एक्टिव पार्ट होते हैं, ये आम तौर पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपनी एनवायरनमेंट में मौजूद चीज़ों के लिए। ये चीज़ें या ये सब्सटेंसेस अगर एब्नॉक्शियस होते हैं या ये कोई पॉइजन होते हैं, या अगर उस स्टेज में आप इस एम्ब्रियो को ऑक्सीजन के से डिबार कर दें या ऑक्सीजन कम कर दें, ऑक्सीजन की कमी हो जाए उस दौरान, या कोई पॉइजन फैल जाए या पॉइजन डाल दिया जाए, तो सबसे पहले जो ऑर्गन सफ़र करते हैं वो मॉर्फोजेनेटिकली एक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अंदर हेड का एंटीरियर पार्ट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो सबसे ज़्यादा इसी का डेवलपमेंट हैम्पर होता है या रुकता है। जब हम ये सी अर्चिन के अर्ली एम्ब्रियोज़ को देखते हैं, तब उनके अंदर दो सेंटर्स पाए जाते हैं मैक्सिमल एक्टिविटी के। एक सेंटर होता है एनिमल पोल की तरफ, जबकि दूसरा सेंटर होता है वेजिटल पोल की तरफ। अगर इस दौरान, इस अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान कोई पॉइजनस या नॉक्शियस इन्फ्लुएंस डाल दिया जाए या एम्ब्रियो को ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी जाए, तब सेल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है उस जगह जहाँ पे मैक्सिमल सेंसिटिविटी होती है। और ये मैक्सिमल सेंसिटिविटी जैसे अभी बताया एनिमल और वेजिटल एरियाज़ में होती है। एज अ रिज़ल्ट इस एरिया से जो डेवलपमेंटल पैटर्न होते हैं या इस एरिया के जो डेवलपमेंटल पोटेंशियल होता है वो डिप्रेस हो जाता है, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डिप्रेशन में चला जाता है या नहीं हो पाता प्रॉपरली, क्योंकि एक ग्रेडेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टैब्लिश हो जाता है, चाहे वो पॉइजन का हो चाहे वो ऑक्सीजन डिप्रिवेशन का हो। एक ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है, और ये ग्रेडियंट
उस एम्ब्रियो को फर्दर डेवलपमेंट और मोर्फोजेनेटिक डिफ्रेंशिएशन के लिए प्रेरित नहीं कर पाता। एम्ब्रियो के ग्रेडियंट को हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल पैटर्न में और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए काम में ला सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई ग्रेडियंट स्टैब्लिश करते हैं जिससे एम्ब्रियो कुछ इन्फ्लुएंसेस को एक्सपोज किया जाता है, सारे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, और ये इन्फ्लुएंसेस सभी पार्ट्स को इक्वल टाइम पे रीच करते हैं, तब ये लोकल इफ़ेक्ट की वजह से ये जो सेंसिटिविटी है, इस सेंसिटिविटी को डेवलप किया जा सकता है या पॉजिटिवली टैप किया जा सकता है, और ये डिस्टर्बेंसेस हैं, इन डिस्टर्बेंसेस को रोका भी जा सकता है, जिसके द्वारा नॉर्मल डेवलपमेंट लाया जा सकता है। नाउ क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, अब इस फोटोग्राफ में और इसके नेक्स्ट फोटोग्राफ में आप डेवलपमेंटल डिफरेंस देखना। ये फोटोग्राफ एक एग की है, फर्टिलाइज्ड एग की है, जिसमें आप क्लियरली देख रहे हैं एनिमल पोल एक तरफ है, वेजिटल पोल नीचे की तरफ है, और ग्रे क्रिसेंट एक पर्टिकुलर एरिया में है। जब ये एग डिवाइड करता है तब इस 2 सेल्ड स्टेज में आप देखिए ग्रे क्रिसेंट दोनों सेल्स में बराबर डिवाइडेड है। अब ये जब ग्रे क्रिसेंट सेल्स में बराबर डिवाइडेड है, इस सेल को जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, इंडक्शन इन्फ्लुएंसेस बिल्कुल नॉर्मल चलते हैं, तो दोनों सेल्स 2 टेडपोल में डेवलप हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल डेवलपमेंट इन विच बोथ द सेल्स विच हैव रिसीव्ड इक्वल इन्फॉर्मेशन, तो वो इक्वल इन्फॉर्मेशन रिसीव करती हैं, उनमें इंडक्टिव इन्फ्लुएंसेस बिल्कुल सेम रहते हैं, तो 2 टेडपोल बन गए। दिस वॉज अ वेरी नॉर्मल डेवलपमेंट। अब ये भी है एक डेवलपमेंट, इसमें भी आप देखिए ये एक फर्टिलाइज्ड एग है जिसमें ऊपर एनिमल, नीचे वेजिटल पोल है, और एक एरिया में ग्रे क्रिसेंट है। डेवलपमेंट के दौरान कहीं कुछ ऐसा एनवायरनमेंट में आपने चेंज किया जिसकी वजह से ग्रे क्रिसेंट केवल लेफ़्ट सेल तक सीमित रह गया, राइट सेल में नहीं गया। जब ये सेल आगे जाके डेवलप करी, तो क्योंकि लेफ़्ट सेल में तो पूरी इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पे इंडक्टिव इन्फ्लुएंस बिल्कुल नॉर्मल चले, केमिकल रिलीज़ हुआ, सारी पैटर्निंग नॉर्मल चली और एक नॉर्मल टेडपोल बन गया। जबकि राइट हैंड साइड पे जो सेल है उसमें ग्रे क्रिसेंट था ही नहीं। एज अ रिज़ल्ट इस सेल को इंडक्टिव इन्फ्लुएंस मिला ही नहीं, तो इसका डेवलपमेंट वैसा का वैसा रह गया। हाँ, ये एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल तो बन गई, एक मॉड्यूला बन के ये लैंड अप कर गई, आगे गैस्ट्रुला तक ये बन सकती है, लेकिन उसके आगे इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल्स का डिफ्रेंशिएशन वो तो हो ही नहीं पाया। सेल का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए गैस्ट्रुला मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट करेगा। मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट के लिए सेल को कुछ स्टिमुलस चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी में कोई तरह के चेंजेस चाहिए, और फिर जा कर के ये मूवमेंट्स होंगे और पूरी तरह से एक नॉर्मल डेवलपमेंट पैटर्न देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ वी सॉ कि इंडक्टिव इन्फ्लुएंस किस प्रकार अगर चेंज किए जाते हैं और तो डेवलपमेंट भी उसी प्रकार चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे इन दो अभी डेवलपमेंट्स में जो आपने देखा था, ये इसमें और इसमें आपने देखा ग्रे क्रिसेंट शायद वो पर्टिकुलर एरिया है जो इंडक्टिव इन्फ्लुएंस लगा रहा है, और जब ग्रे क्रिसेंट था ही नहीं तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। जिसमें ग्रे क्रिसेंट था डेवलपमेंट नॉर्मल हो गया। सो वही बात जैसे आपको अभी बताई थी, कॉर्डा मेसोडर्मल सेल जहाँ पे पाई जाएंगी वहाँ पे एक्टोडर्म अपने उस प्रकार के इन्फ्लुएंसेस के अंडर में या इन्फ्लुएंस ले करके पर्टिकुलर न्यूरल प्लेट या नोटोकॉर्ड या व्हाटएवर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। जहाँ भी मेसोडर्मल सेल्स नहीं होंगी वहाँ इस तरह के इंडक्टिव इन्फ्लुएंसेस नहीं हो पाएंगे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं उन एविडेंसेस की, मतलब उन प्रूफ्स की, उन कैरेक्टर्स की और मैकेनिज़्म की जिसके द्वारा ये जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है वो हो रहा है। वैसे अभी तक एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की ही बात करी है, थोड़ा और उसको एलैबोरेट होकर के समझाते हैं। ये केस है एक एम्फीबियन एम्ब्रियो का। साइंटिस्ट ने एम्फीबिया के एम्ब्रियो को लिया और यहाँ पे डॉर्सल एक्टोडर्मल सेल्स के मिड लॉन्गिट्यूडिनल रीजन से उन्होंने न्यूरल प्लेट
बनाई। ऑफ कोर्स डॉर्सल एक्टोडर्मल सेल्स अपनी मिड लॉन्गिट्यूडिनल रीजन में न्यूरल प्लेट का निर्माण करती हैं और ये तब होता है जब कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स नीचे पाई जाती हैं। ये जो कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स ये कौन सी हैं? ये वही हैं जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के इनवेजिनेशन होने की वजह से आर्केंटेरॉन की छत बनाती हैं। सो दिस इज़ हाउ इंडक्टिव इन्फ्लुएंस टुक प्लेस। नाउ मैनगोल्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे की तरफ कैरी कर दिया। उन्होंने ये डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप की सेल्स में से एक पीस लिया, मतलब मैनगोल्ड ने एक्चुअली ट्राइट्यूरस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। ट्राइट्यूरस की दो स्पीशीज़ ली, एक ट्राइट्यूरस क्रिस्टेटस और दूसरी ट्राइट्यूरस टीनिएटस। इन्होंने ट्राइट्यूरस क्रिस्टेटस का अर्ली गैस्ट्रुला, प्रारंभिक गैस्ट्रुला लिया और उसमें से एक डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप सेल्स का छोटा सा पीस ले करके इस पीस को ट्रांसप्लांट कर दिया ट्राइट्यूरस टीनिएटस के अंदर। मतलब ट्राइट्यूरस क्रिस्टेटस का ग्राफ्ट ले करके इन्होंने ट्राइट्यूरस टीनिएटस में उसको प्लांट कर दिया। अब इन्होंने डेवलपमेंटल पैटर्न स्टडी करने की कोशिश की तो इन्होंने देखा कि ये ग्राफ्टेड सेल्स जो थी ये नंबर में इंक्रीज़ हो गई, इतनी इंक्रीज़ हो गई कि ये होस्ट के गैस्ट्रुला में पूरी तरह से अंदर फैल गई। धीरे धीरे इन सेल्स ने होस्ट गैस्ट्रुला में एडिशनल कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स बना ली। इन कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स, मतलब ये एडिशनल कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स ने इंडक्टिव इन्फ्लुएंस दिखा करके एक्टोडर्म द्वारा न्यूरल ट्यूब बना दी। फाइन। जबकि ग्राफ्ट जो खुद था, ग्राफ्ट की सेल खुद, ये ट्रांसफॉर्म हो गई एडिशनल नोटोकॉर्ड में। सो दिस इज़ हाउ द ग्राफ्ट सेल्स देमसेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नोटोकॉर्ड, जबकि दे इंड्यूस्ड द एक्टोडर्म टू डेवलप इनटू न्यूरल ट्यूब। अब ये जो डेवलपमेंट था गैस्ट्रुला का ट्राइट्यूरस टीनिएटस के अंदर, इस गैस्ट्रुला ने दो एनिमल्स डेवलप कर दिए, जॉइंटेड एनिमल्स थे। तो होस्ट गैस्ट्रुला डेवलप हुआ जिसके अंदर डबल एम्ब्रियो पाए गए। ये दोनों एम्ब्रियो आपस में जॉइंट थे। एक एम्ब्रियो तो नॉर्मल वाला था जो नॉर्मली डेवलप हो रहा था, अपना रेगुलर डेवलपमेंट पैटर्न फॉलो कर रहा था, जबकि दूसरा जो एनिमल था जो डेवलप हो रहा है, या एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है, वो ग्राफ्टेड एनिमल था, ग्राफ्टेड पोर्शन था। ये भी डेवलप किया लेकिन इसका कंप्लीट हेड डेवलप नहीं किया। तो दिस वाज अ वेरी क्लियर एग्जांपल हाउ इंडक्शन टुक प्लेस बाय द ट्रांसप्लांटेड या बाय द ग्राफ्ट। और ये जो स्पीशीज़ का जो प्लांट था ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि प्लांट्स किस प्रकार होते हैं, वो सेम स्पीशीज़ में होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ में होते हैं, या जीनस में होते हैं, वो सारे प्लांट्स अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इंडक्शन प्रोसेस पूरा पढ़ा गया। आई अगेन रिपीट, इंडक्शन एम्ब्रियोलॉजी में उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके द्वारा एक टिश्यू या एक ग्रुप ऑफ सेल अपना इन्फ्लुएंस एडजॉइनिंग ग्रुप ऑफ सेल्स पे दिखाती है और उसके डेवलपमेंटल पैटर्न को चेंज करके उसमें से नए डेवलपमेंट को प्रेरित करती हैं या उसको कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लिए डायरेक्ट करती हैं। सो द एम्ब्रियो विल हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म न्यू स्ट्रक्चर्स ऑन बीइंग इंड्यूस्ड टू डेवलप। इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। और हमने पूरे इस चैप्टर में देखा था कि इंडक्शन एक्चुअली कुछ सब्सटेंस या केमिकल्स द्वारा प्रेरित किया जाता है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स या न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो सकते हैं। ये इंडक्शन, इसके अंदर दो तरह के सब्सटेंसेस निकलते हैं, मीजोडर्मलाइजिंग सब्सटेंस एंड वन मोर सब्सटेंस। इन दोनों सब्सटेंस का आपस में इन्फ्लुएंस रहता है और जो भी सब्सटेंस डोमिनेट करता है उस तरह के ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, पहले अपने प्रिमोडियल स्टेट के अंदर और उसके बाद पूरे एनिमल के रूप में वो पर्टिकुलर डेवलपमेंटल पैटर्न चले जाता है। सो दिस इज़ हाउ इंडक्शन टेक्स प्लेस। दिस वाज वन एस्पेक्ट ऑफ इंडक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस में इंडक्शन कंटिन्यूड रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कुड ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। ये चैप्टर आपके लिए नया है,
यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो थोड़ा धीरे धीरे करके आप पढ़िए। इसीलिए पहले मैंने इस चैप्टर के आपके लिए नोट्स डाले थे कि आप एक बार इसको पढ़ लें, और इसका वीडियो मैं आपको बाद में दे रही हूँ, सो दैट वंस यू गेट फेमिलियर विद द टर्म्स, या आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, फिर जाके हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टाइम वी विल हैव अ नेक्स्ट चैप्टर अबाउट इंडक्शन। थैंक यू।